गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बीमा पे दूसरी क्लास है। आज हम देखेंगे सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले या सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी। हमारा टॉपिक है भारतीय बीमा उद्योग की क्या है संरचना। और इसमें पहली बात आती है जीवन बीमा। और जीवन बीमा में जो पहली सरकारी कंपनी है, सबसे बड़ी वाली सरकारी कंपनी है, उसका नाम क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ। हम सभी जानते हैं आज़ादी से पहले देश में जितनी भी बीमा कंपनियां थी, जीवन बीमा कंपनियां थी, वो सब क्या थी? निजी क्षेत्र में काम क्या कर रही थी? निजी क्षेत्र में काम। आजादी के बाद भारत सरकार ने 1956 में भारत सरकार ने जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण कर दिया इसका मतलब क्या होता है? सभी प्राइवेट कंपनियों को लेके सरकारी कंपनी में क्या हुआ? तब्दील किया। कोई दिक्कत नहीं ना। आजादी के समय भारत में 245 जीवन बीमा कंपनियां काम कर रही थी, देसी भी और विदेशी। क्या हुआ? देसी भी और विदेशी, देसी भी और विदेशी भी। तो आजादी के समय जो 245 जीवन बीमा कंपनियां थी, जिसमें देसी और विदेशी दोनों थी, सबको मिला के भारत सरकार ने 5 करोड़ की पूंजी के साथ एक सरकारी कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम क्या था? भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 19। तो पहला ही सवाल है कि बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो कब क्या किया गया? 1956 में। राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या होता है? निजी कंपनियों को सरकारी कंपनी में क्या हुआ? परिवर्तित। अगला क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1956 में। कितने रुपए की पूंजी के साथ हुई? तो 5 करोड़ की पूंजी के साथ हुई। बीमा क्षेत्र का जो राष्ट्रीयकरण किया गया 1956 में, तो सभी प्राइवेट कंपनियों को, निजी कंपनियों को सरकारी कंपनी में तब्दील कर दिया गया। साथ ही के और एक ऑर्डर दिया गया कि अब राष्ट्रीयकरण के बाद, यानी 1956 के बाद, निजी कंपनियों को बीमा क्षेत्र में, जीवन बीमा क्षेत्र में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। कोई दिक्कत? तो 1956 में दो घटना घटी। एक, जितनी भी निजी कंपनियां थी जीवन बीमा निगम वाले, उसको सरकारी कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया। साथ ही आगे 1956 के बाद अब कोई भी निजी कंपनी बीमा क्षेत्र में, जीवन बीमा क्षेत्र में नहीं काम करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार LIC को एक निवेश संस्था के रूप में मानती थी, साथ ही इसे वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार का क्या हुआ? महत्वपूर्ण हिस्सा। सरकार LIC के द्वारा जो पैसा प्राप्त होता प्रीमियम के रूप में, उसे देश के आधारभूत संरचना के विकास में क्या हुआ? निवेश करना चाहा। कोई दिक्कत नहीं। सवाल है कि बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण का क्या उद्देश्य था? सवाल क्या है? बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण का क्या उद्देश्य था? यानी सभी प्राइवेट कंपनियों को निजी कंपनी में तब्दील करने का क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य ये था कि लोगों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि निजी कंपनियां ज्यादा बेहतर रूप से काम नहीं कर रही थी, जीवन बीमा का संदेश लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही थी। तो जन जन तक, अधिकांश लोगों तक जीवन बीमा का संदेश पहुंचाना और लोगों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान हो सके, इसलिए बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण। साथ ही लोगों में बचत की आदत को बढ़ाना और उस बचत का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण और विकास के कामों में क्या हुआ? लगाना। तो ये था हमारा राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य। इसका राष्ट्रीयकरण बीमा क्षेत्र का उद्देश्य। हाल ही में मोदी सरकार ने 2020 में LIC में विनिवेश करने का निर्णय लिया है। LIC में विनिवेश का मतलब होता है LIC की कुछ हिस्सेदारी, LIC की कुछ हिस्सेदारी, LIC की कुछ हिस्सेदारी निजी कंपनियों को बेचा जाए, ताकि सरकार को अतिरिक्त पैसा प्राप्त हो सके, ताकि सरकार को अतिरिक्त पैसा प्राप्त हो सके। तो 2020 में सरकार ने LIC का IPO लाने का प्रयास किया, और इस LIC के
एलआईसी के आईपीओ के द्वारा सरकार 5% की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन सरकार के पास एलआईसी का 95% हिस्सा क्या हुआ, बना रहेगा। कोई दिक्कत? जो सरकार आईपीओ लेके आएगी उसको खरीदने का पहला मौका पॉलिसी धारकों और कंपनी के कर्मचारियों को क्या हुआ, दिया जाएगा। साथ ही स्वचालित मार्ग से एलआईसी में 20% एफडीआई की भी क्या हुआ, अनुमति दी गई है। यानी कोई विदेशी एलआईसी कंपनी चाहे तो भारतीय एलआईसी कंपनी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम में क्या हुआ, 20% की हिस्सेदारी क्या हुआ, खरीद सकती है। इससे भी सरकार को ढेर सारा पैसा क्या होगा, प्राप्त होगा। मोदी सरकार को बहुत सारा पैसा चाहिए देश चलाने के लिए। साथ ही सरकार ने वर्ल्ड बैंक से भी क्या हुआ, लोन लिया। हाल ही में आया है रिपोर्ट कि दुनिया के सबसे अधिक कर्जदार देशों में क्या है, भारत पहले स्थान पे है, इतना सारा संपत्ति बेचने के बाद भी। अगला है कंपनी है जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सवाल है साधारण बीमा का अर्थ क्या है। जीवन बीमा का मतलब होता है इंसानों का बीमा करना, और साधारण बीमा का मतलब होता है वस्तुओं का बीमा करना। वस्तुओं का बीमा करना मतलब घर का बीमा करना, टीवी का इंश्योरेंस खरीदना, नहीं, मोटर कार का इंश्योरेंस खरीदना, फैक्ट्री का इंश्योरेंस खरीदना। तो जीवन को छोड़ के अन्य चीजों का जो बीमा कराया जाता है वो साधारण बीमा या जनरल इंश्योरेंस कहलाती है। तो आजादी से पहले भी साधारण बीमा भारत में फैल रहा था। यानी वस्तुओं के बीमा का कारोबार भी क्या हुआ, आजादी से पहले। और आजादी के बाद भारत सरकार ने सभी निजी साधारण बीमा कंपनियों को का क्या कि राष्ट्रीयकरण कर दिया और उसका नाम दिया जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी जीआईसी। आजकल जो जीआईसी है यानी भारतीय साधारण बीमा निगम है, अब वो बीमा कंपनी से हट के उसका परिवर्तन कर दिया गया है पुनर्बीमा कंपनी के रूप में, और इसका नाम कर दिया गया है जीआईसी। भारत सरकार भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना की है। भारत सरकार ने 1972 में देश में कार्यरत 107 देसी विदेशी साधारण बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर। यानी 1972 तक देश में जितनी भी निजी कंपनियां काम कर रही थी साधारण बीमा के क्षेत्र में, उसको पकड़ के सरकार ने क्या किया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। कब, 1972। जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया 1956 में, और साधारण बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया 1900। कोई दिक्कत? और 1972 में जितनी भी साधारण बीमा कंपनियां थी उनको मिला के एक सरकारी कंपनी बनाया गया जिसका नाम क्या था, भारतीय साधारण बीमा निगम यानी जीआईसी। जीआईसी क्या नाम था उसका, जीआईसी। जीआईसी की स्थापना 1972 में हुई थी, लेकिन यह काम करना शुरू किया 1973 में। इसकी 4 सहायक कंपनियां भी हैं। क्या है, इसकी 4 सहायक कंपनियां भी है। एक का नाम है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरे का नाम है दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चौथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो पहला है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और चौथा क्या है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो जीआईसी अपने इन 4 सहायक कंपनियों के साथ भारत में साधारण बीमा कारोबार के क्षेत्र में क्या हुआ, काम कर रहे। कोई दिक्कत? अभी मैं आपको बता चुका हूं कि अब जीआईसी बीमा क्षेत्र में काम नहीं करती, साधारण बीमा क्षेत्र में काम नहीं करती, पुनर्बीमा कंपनी के रूप में क्या हुआ, परिवर्तित हो गए। हमने बताया है कि पुनर्बीमा कंपनी किसे कहते हैं, जो बीमा कंपनियों का बीमा करे या बीमा कंपनियों के किसी पॉलिसी का बीमा करे, उस कंपनी को हम लोग पुनर्बीमा कंपनी या री इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं। तो भारत में सरकार की यानी सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र री इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है जीआईसी री। क्या नाम है, जीआईसी री। 2000 में
बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम लागू होने के बाद साधारण बीमा अधिनियम और बीमा अधिनियम 1938 में क्या हुआ, संशोधन किए गए। और इन संशोधनों के बाद जीआईसी की जो सहायक कंपनियां थी सामान्य बीमा के क्षेत्र में, उनका उनका भारत में सामान्य बीमा करने का एक अधिकार क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी 1999 के बाद 1999 के बाद भारत में साधारण बीमा के क्षेत्र में निजी कंपनियों को काम करने की अनुमति दी गई। जब निजी कंपनियों को काम करने की अनुमति दी गई, उसे ही कहते हैं एकाधिकार की समाप्ति। इसके पहले सिर्फ जीआईसी और उसकी सहायक कंपनियां ही साधारण बीमा क्षेत्र में काम कर रही थी, और ये कंपनियां क्या थी, सरकारी कंपनियां। अब इनका एकाधिकार समाप्त हो गया सामान्य बीमा के क्षेत्र में। इसके द्वारा बीमा नियामक विकास प्राधिकरण 1999 में संशोधन होने के बाद। मैंने पहले डिस्कस कर दिया है कि जीआईसी को परिवर्तित कर दिया गया है पुनर्बीमा कंपनी के रूप में। उसका नाम दिया गया है जीआईसी री। जीआईसी री का स्वामित्व या ऑनरशिप किसके पास है? तो जीआईसी का स्वामित्व या ऑनरशिप किसके पास है? तो किसके पास है? भारत सरकार के पास है। भारत सरकार यानी सरकारी कंपनियों के पास। क्या है? सरकारी कंपनी। जीआईसी री 100% स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। क्या है? सरकारी कंपनी। बीमा क्षेत्र में तीसरी सरकारी कंपनी है जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी एआईसी। क्या नाम है? एआईसी। यह तीसरी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो बीमा क्षेत्र में काम कर रही है। नाम से ही पता चलता है यह कृषि बीमा को बढ़ावा देती है। एआईसी किसको बढ़ावा देती है? तो एआईसी कृषि बीमा को क्या हुआ, बढ़ावा देती है। और यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो कृषि क्षेत्र के कृषि बीमा के क्षेत्र में क्या हुआ, काम कर रही। इस कंपनी का गठन यानी एआईसी का गठन कब किया गया? तो एआईसी का गठन 2002 में किया गया है। 1500 करोड़ की अधिकृत पूंजी और 200 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के साथ। आप हमें कमेंट कीजिए अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं और प्रदत्त पूंजी किसे कहते हैं। एआईसी ने काम करना शुरू कर दिया 1 अप्रैल 2003 से। 1 अप्रैल 2003 से 1956, 1972 और 2002 में क्या हुआ, एआईसी का निर्माण किया गया, जो कृषि बीमा के क्षेत्र में काम करने वाली एकमात्र सरकारी कंपनी है। क्या है? एकमात्र सरकारी कंपनी है। निजी कंपनियां भी काम करती हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता लाकर देश की वृद्धि को तेज करना, कृषि और उससे जुड़े गतिविधियों के जोखिम को कम करना और उसके अनुसार बीमा उत्पाद या बीमा पॉलिसी लाना, प्राकृतिक आपदा और अन्य जोखिमों से कृषि गतिविधियों को सुरक्षा प्रदान करना, साथ प्रदान करना। 1999 में जो एक योजना शुरू की गई थी, 1999 में जो एक योजना शुरू की गई थी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, को 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या हुआ, मिला दिया गया। ये भी अपने आप में सवाल है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को किस में शामिल कर दिया गया? क्या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को किस में शामिल कर दिया गया? तो किस में शामिल कर दिया गया? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या हुआ, शामिल कर दिया गया। और इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कौन लागू करता है? तो एआईसी लागू। एआईसी का मतलब क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, यानी माफ करना, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा क्या हुआ, संचालित किया। एआईसी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां और विकास संस्थाओं का क्या है, संयुक्त उपक्रम है। क्या है? संयुक्त। सवाल है, एआईसी जो कृषि क्षेत्र में बीमा का काम करती है, कृषि बीमा क्षेत्र में काम करती है, जो भारत सरकार की कंपनी है, और इस भारत सरकार की जो कंपनी है
वो सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी में हिस्सेदारी किसकी है? तो सरकारी कंपनियों की होगी। तो एआईसी में 35% की हिस्सेदारी जीआईसी री का है, ध्यान रखिएगा। जीआईसी नहीं, क्या नाम है? जीआईसी री का नाम हिस्सेदारी है। और 30% हिस्सेदारी नाबार्ड का है। आप जानते हैं कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नाबार्ड काम करती है। इसके अलावा चारों सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां जो थी उन सब का 9.99% क्या है? हिस्सेदारी है। ये भी याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में किसकी हिस्सेदारी है? सरकारी कंपनी में किसकी किसकी हिस्सेदारी है? तो जी सबसे अधिक किसकी है? जीआईसी री की है, उसके बाद नाबार्ड की है, और चार सार्वजनिक क्षेत्र के जो बीमा साधारण बीमा की कंपनी है उनका 9.99% क्या है? हिस्सेदारी। पुनर्बीमा क्या है? तो मैंने पहले ही कहा था कि पुनर्बीमा क्या है। तो पुनर्बीमा बीमा कंपनियों का बीमा करने वाली कंपनी है, या बीमा कंपनियों के किसी पॉलिसी की बीमा करने वाली कंपनी को क्या बोलते हैं? पुनर्बीमा। ये माना गया है देश में बीमा कंपनियों के विकास के लिए आवश्यक है कि देश में पुनर्बीमा की कंपनियां भी क्या हो? काम करें। तो बीमा क्षेत्र के जोखिमों को कम करने के लिए, बीमा कंपनियों के जोखिमों को कम करने के लिए सरकार ने पुनर्बीमा को भी मान्यता दी है। और देश में पुनर्बीमा के क्षेत्र में देसी कंपनी के साथ साथ विदेशी कंपनियों को भी काम करने की क्या हुआ? अनुमति दी गई है। आप लिख लीजिएगा। एक शब्द है पुनर्बीमा, किसे कहते हैं? तो बीमा कंपनियों का बीमा पुनर्बीमा। क्या हुआ? इसमें बीमा कंपनियां अपने जोखिमों का एक हिस्सा दूसरे कंपनी में ट्रांसफर कर देती है। तो बीमा कंपनी जो अपने जोखिम का एक हिस्सा दूसरे कंपनी पे ट्रांसफर कर देगी, तो बीमा कंपनी जो प्रीमियम लेती है उसका एक हिस्सा क्या करती है? पुनर्बीमा कंपनी को भी क्या करती है? अदा करती है। भारत में पुनर्बीमा का विकास। तो भारत में निजी बीमा कंपनियों की अनुमति मिलने के बाद 2000 में सरकार ने जीआईसी री, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन री को भारत का मुख्य पुनर्बीमा करता कंपनी के रूप में क्या हुआ? स्थापित। बीमा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पुनर्बीमा का होना क्या है? बहुत आवश्यक है। क्या है? जो इर्डा है वो पुनर्बीमा कंपनियों के लिए भी क्या हुआ? नियम और आदेश क्या हुआ? जारी कर सकते। 2016 में भारत ने 4 बड़ी विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों को काम करने की अनुमति दी थी। उसमें से एक का नाम है म्यूनिच रे, दूसरे का नाम है स्विस रे, तीसरे का नाम है हॉनोवर, और चौथे का नाम क्या है? एस्कोर। तो 2016 में इन 4 विदेशी कंपनियों को पुनर्बीमा के क्षेत्र में भारत में काम करने की अनुमति। भारत सरकार की भी पुनर्बीमा एक कंपनी है जो भारत के मुख्य पुनर्बीमा कर्ता के रूप में काम करती है। उसका नाम क्या है? जीआईसी री। उसका नाम क्या है? जीआईसी री। ये दुनिया के टॉप 5 री इंश्योरेंस कंपनियां हैं। क्या हुआ? री इंश्योरेंस कंपनियां। 2018 में भी सरकार ने कुछ और बीमा कंपनियों को, पुनर्बीमा कंपनियों को भारत में काम करने की अनुमति दी है। क्या हुआ? अनुमति। एक टॉपिक है बीमा सुधार। तो बीमा में सुधार करने के लिए सरकार ने मल्होत्रा समिति का गठन किया था। और मल्होत्रा समिति में अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मल्होत्रा, जो पूर्व आरबीआई के क्या थे? गवर्नर थे। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर बीमा क्षेत्र में कई सारे सुधार किए गए, जिसमें से इर्डा की स्थापना को क्या हुआ? अनुमति दी गई। इर्डा वो संस्था है जो भारत में बीमा कंपनियों को नियंत्रित और विनियमित। शेयर बाजार में जो भूमिका सेबी की है, बीमा बाजार में वो भूमिका किसकी है? इर्डा की क्या है? भूमिका है। क्या है? इर्डा की। इर्डा के कानून पास होने के बाद इस सरकार ने एक और अहम फैसला लिया कि भारत में अब भारतीय और विदेशी निजी कंपनियां बीमा क्षेत्र में क्या हुआ? काम कर। क्या हुआ? काम कर। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों के आने से क्या होगा? तो बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों के आने से सरकारी कंपनियों का एकाधिकार क्या होगा? समाप्त हो जाएगा।
बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और जैसे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी लोगों को फायदा होगा, लोगों को अच्छी पॉलिसी के संदर्भ में कम प्रीमियम देना होगा, अच्छी पॉलिसियाँ आएगी, हमारे पास विकल्प होगा, हम LIC को चुने या दूसरी कंपनी को, क्या होगा। इसके साथ ही बीमा नियंत्रक के पास बीमा सर्वेक्षकों को लाइसेंस देने का अधिकार क्या हुआ, कम हो गया। बीमा सर्वेक्षक या इंश्योरेंस सर्वेयर किसे कहते हैं, तो मान लिया हमने अपनी फैक्ट्री का क्या किया, बीमा कराया, वो जल गया, तो जांच करने कौन है, तो कंपनी का एजेंट है। तो पहले जो कंपनी का एजेंट आता था या जो सर्वेयर का काम होता था जो दूसरी कंपनी करती थी, उसको ईडा से मान्यता प्राप्त करना होता था। अब ईडा ने ये अधिकार किसको दिया है, बीमा कंपनियों को दे दिया गया है कि आप अपने स्टाफ को भेज के क्या कीजिए, नुकसान का अनुमान लगा के अपना आ, बीमा की जो राशि होती है आप बीमाकर्ता को क्या कीजिए। एक शब्द है बीमा लोकपाल। तो बीमा क्या है, कंपनी और बीमाकर्ता के बीच एक समझौता है। हमने कंपनी को प्रीमियम दिया है वित्तीय जोखिम से बचने के। अब हमारे ऊपर वित्तीय जोखिम आ गया, मेरी फैक्ट्री में आग लग गया या परिवार का कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाती है। अब बीमा कंपनी बीमा की राशि देने में आनाकानी कर या उसमें भेदभाव या नए शर्तें लगा रही है। इस संदर्भ में जो विवाद उत्पन्न होगा उस संदर्भ में समाधान की एक व्यवस्था की गई है जिसका नाम क्या है, बीमा लोकपाल। क्या नाम है, बीमा लोकपाल। तो कंपनी, बीमा कंपनी और शेयरधारकों के, पॉलिसी धारकों के बीच में कई बार जो विवाद उत्पन्न होते हैं दावे और क्लेम को लेके, उसको सुलझाने के संदर्भ में क्या हुआ, बीमा लोकपाल की व्यवस्था ठीक ठीक वैसे ही जैसे बैंकिंग लोकपाल है, जैसे बैंकिंग लोकपाल है। भारत में आजकल 17 क्षेत्रीय बीमा लोकपाल क्या हुआ, काम कर रहे हैं। यानी पूरे भारत में 17 बीमा लोकपाल काम कर रहे हैं। आप जिस इलाके में पढ़ते हैं उस इलाके के क्षेत्रीय बीमा लोकपाल के कार्यालय में क्या हुआ, अपनी शिकायतें कर। बीमा लोकपाल के पास शिकायतें कब जा सकती है, तो बीमा लोकपाल के पास शिकायतें कब जा सकती हैं, जब बीमा कंपनी को हम शिकायत किया हो लेकिन शिकायत का समाधान न हो। समाधान हो बट उस समाधान से क्या हुआ, पॉलिसी धारक संतुष्ट नहीं हो, या हमने शिकायत किया है बीमा कंपनी को और बीमा कंपनी 30 दिनों तक कोई जवाब नहीं देती है, तो इस स्थिति में हम बीमा लोकपाल के पास क्या हुआ, जा सकते हैं। यानी हम बीमा कंपनियों से संबंधित या बीमा से संबंधित जो समस्या होगा उसकी शिकायत पहले हम बीमा कंपनी से करेंगे। अगर बीमा कंपनी ध्यान नहीं देती है या उचित समाधान नहीं देती है या 30 दिनों तक कोई जवाब नहीं देती है, तो हम बीमा लोकपाल के पास क्या हुआ, शिकायत। आपकी शिकायत उस पॉलिसी से जुड़ी हो जो आपने व्यक्तिगत रूप से क्या हुआ, खरीदी है। पूरे बीमा पॉलिसी से नहीं हो सकती है या अन्य उसके पॉलिसी से नहीं जो बीमा हमने खरीदा है उससे मामले क्या हुआ, हम बैंक बीमा लोकपाल के पास ले, ध्यान लीजिएगा, बीमा लोकपाल के पास वही मामले जाएंगे जो 30 लाख से अधिक नहीं, लाख से अधिक का मामला होगा तो कोर्ट जाएंगे, क्या होगा। बीमा लोकपाल किन किन मामलों में शिकायत सुनता है, तो पहले ही बताया, बीमा कंपनी ने हमारी शिकायत को सुनने से क्या हुआ या हमारा जो दावा है उसका भुगतान नहीं कर रही है या आंशिक भुगतान, या प्रीमियम को लेके कोई विवाद हो, हमने जिस प्रीमियम पे पॉलिसी खरीदी है कंपनी अचानक से उस प्रीमियम का रेट क्या हुआ, बढ़ा देती, हम उसका झगड़ा होगा, नहीं क्या हुआ, झगड़ा होगा। या कंपनी दावे का निपटाने में देरी कर रही है, हमको मुआवजा राशि में नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य, जीवन और सामान्य बीमा के क्षेत्र में भी क्या हुआ, से जुड़े विवाद भी जाए, यानी हेल्थ बीमा, जीवन बीमा और सामान्य बीमा से संबंधित मामले भी क्या हुआ, बीमा लोकपाल के पास जा। बीमा लोकपाल पंचायती व्यवस्था है, वो मध्यस्थ की भूमिका निभाता है बीमा कंपनी और पॉलिसी धारक के बीच। यदि दोनों पक्षों के बीच सहमति बन जाती है और फिर पॉलिसी धारक उस समाधान को स्वीकार कर लेता है, तो बीमा कंपनी को जो निर्णय हुआ है उस निर्णय को 15 दिनों के अंदर क्या हुआ, लागू करवा। यानी जो राशि तय हो गई, जो समझौता हो गया है और पॉलिसी धारक यदि सहमत है तो उस मामले को बीमा कंपनी 15 दिनों के अंदर क्या करेगी, मामले को क्या करेगी। ये 15 दिन का मामला भी याद रखिएगा, 30 लाख का मामला भी याद रखिएगा। और कितनी बीमा कंपनियां भारत में काम कर, कितनी
बीमा लोकपाल काम कर रही हैं, तो 17 बीमा लोकपाल क्या हुआ, भारत में काम कर। नए बीमा बीमा कानून में क्या हुआ, संशोधन किया गया ताकि पुराने और जटिल नियमों को हटाया जा सके, आई ईडा को मजबूत बनाया जा सके, बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को क्या हुआ, आसान किया जा सके, बीमा क्षेत्र का आधुनिकीकरण भी क्या हुआ, किया जाए। बीमा कानून में संशोधन के द्वारा एफडीआई में, यानी हम आपको पढ़ाने या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015। अगला टॉपिक क्या है, बीमा कानून संशोधन अधिनियम, बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015। तो बीमा कानून में संशोधन करने का क्या पर्पस था, तो पुराने और जटिल नियमों को हटा दिया जाए, इरडा जो बीमा क्षेत्र का नियमन करती है उसको और अधिक मजबूत बनाया जाए, और बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाया जा सके, बीमा क्षेत्र को आधुनिक और प्रभावी बनाया जा सके, इसके लिए पुराने कानूनों में क्या हुआ, संशोधन किया गया, बदलाव किया गया। तो पहला बदलाव क्या है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई क्या हुआ, बीमा क्षेत्र में एफडीआई, एफडीआई मतलब विदेशी कंपनी क्या करे, भारत के बीमा बाजार में बीमा कंपनियों में क्या हुआ, निवेश। तो भारत के बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश पहले 26% था, जिसको बढ़ा के 49% कर दिया गया, और 2021 में इसको बढ़ा के 74%, और फिर इसको 100% तक क्या हुआ, किया सकता है। बट 100% तक विदेशी निवेश की सीमा तभी होगी जब कंपनी अपने सभी पैसों का इस्तेमाल भारत में क्या करे, यानी जो विदेशी कंपनी 100% शेयर धारक वाले या शेयर होल्डर वाले, यानी 100% पूंजी वाले, अगर कोई भारत में विदेशी कंपनी काम कर रही है बीमा क्षेत्र में, तो उसको किसी विदेशी कंपनी को 100% वाली विदेशी कंपनी तभी हो सकती है जब विदेशी कंपनी जितना भी प्रीमियम वसूल है उसे भारत में क्या करे। तो अभी बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा कितनी है, 74, क्या है, 74%। 100% भी क्या हुआ, हो। दो नई परिषदें बनाई गई, जीवन बीमा परिषद और साधारण बीमा। ये दोनों संस्थाएं क्या करेगी, जीवन बीमा के क्षेत्र में और साधारण बीमा के क्षेत्र में सेल्फ रेगुलेशन को क्या करेंगी, क्या करेगी, सेल्फ। साथ ही इरडा को पावर दिया गया है, यदि कोई बीमा कंपनी नियमों को तोड़ती है, गलत तरीके से क्या करती है, इंटरप्रेट करती है, तो इरडा उस पर 1 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक का जुर्माना। बिना पंजीकरण की कोई बीमा पॉलिसी बेची जाती है तो फिर इसके लिए 10 साल की जेल के क्या है, प्रावधान, प्रावधान। सरकारी बीमा कंपनियों को पूंजी बाजार से धन जुटाने की अनुमति होगी, लेकिन उस सरकारी बीमा कंपनी में 51% की हिस्सेदारी किसकी होगी, सरकार की होगी। कोई भी बीमा कंपनी गलत सूचना को आधार बना के बीमा को रद्द करती है, पॉलिसी को रद्द करती है, तो कितने कितने साल के अंदर रद्द करेगी, 3 साल के अंदर। अगर गलत सूचनाओं के आधार पे किसी पॉलिसी धारक ने 3 साल तक प्रीमियम भर दिया है, चौथे पांचवें साल भी भर दिया है, तो 3 साल के बाद उसकी पॉलिसी को रद्द नहीं किया जा सकता कि आपने गलत सूचनाएं भरी हैं। तो गलत सूचनाओं के आधार पे बीमा को बीमा कंपनी कैंसिल कर सकती है, कब, 3 साल के भीतर। 3 साल के बाद बीमा कंपनी पॉलिसी धारक के बीमे को कैंसिल नहीं। यह परिवर्तन शेयर धारकों के, पॉलिसी धारकों के लिए, बीमा धारकों के लिए क्या है, लाभदायक। इसके अलावा नॉमिनी नॉमिनी को भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाएगी। बीमा एजेंटों की योग्यता और नियुक्ति के संदर्भ में नियंत्रण किसको दिया गया, इरडा को दिया गया है। सर्वेयर को नुकसान आकलनकर्ता का कठोर नियंत्रण, कड़ा नियंत्रण बनाया गया। बीमा क्षेत्र को अलग सेक्टर के रूप में क्या हुआ, बढ़ा, यानी हेल्थ इंश्योरेंस को अलग सेक्टर के रूप में सरकार क्या हुआ, बढ़ावा दे रही। यदि किसी कंपनी को हेल्थ बीमा के क्षेत्र में काम करना है, स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में काम करना है, उसके पास 100 करोड़ की अनिवार्य पूंजी है। नए बदलावों के अनुसार पुनर्बीमा को भी क्या हुआ, बढ़ाने का प्रयास कर रही है। विदेशी पुनर्बीमा कंपनियां भी भारत में अपनी शाखाएं खोल सकती, क्या हुआ, खोल सकती।